मार्केट्स विद जीआर में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एंडमा चौबेदी। देखिए, शेयर बाजार इस हफ्ते जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मजबूती दिखाता नजर आ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट टेंशंस अभी भी बरकरार हैं। जिस तरीके से यूएस और ईरान के बीच में लगातार वॉर छिड़ी हुई है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं दोनों देशों की तरफ से, और उससे क्रूड में जो आग लग गई है वो किसी से नहीं छिपी है। $90 प्रति बैरल इस समय क्रूड चल रहा है, और एक बार फिर से क्रूड कहीं 100 के पार तो नहीं चला जाएगा, ये डर भी बरकरार है। और इस कारण दुनिया भर के बाजारों पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। एशियन मार्केट्स पर भारी दबाव दिखाई दे रहा है। भारतीय बाजार पर भी 20 जुलाई को शुरुआती दौर में प्रेशर दिखाई दिया था, दबाव दिखाई दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं बुल्स की ग्रिप जरूर मजबूत आ रही है नजर, क्योंकि बाजार सरेंडर नहीं कर रहा है। बाजार 24,200 का लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा रहा था बाजार के लिए, वो नहीं तोड़ रहा है। हालांकि आपको अपने स्क्रीन पर इस समय बाजार रेड जोन में ही ट्रेड करता दिखाई देगा। निफ्टी बैंक में अच्छी गिरावट दिखाई दे रही है, यहाँ पर निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी निवेशकों का जो साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट है वो यही कहेगा कि इस समय बाजार मजबूती दिखाता दिखाई दे रहा है, और यहां से रिवर्सल की भी उम्मीद है, क्योंकि अर्निंग सीजन चल रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में भरपूर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इंडेक्स स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक ना होते हुए बाजार में स्टॉकफुल एक्शन जरूर है, इसलिए काउंटर्स पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी पूरा हफ्ता बाजार में कैसा बीतने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है, अनुज गौड़ जी हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। Thank you, Anima ji. Thank you very much for calling me to Good Returns. सर, सबसे पहले तो बाजार का मूड माहौल आपसे जान लेते हैं, इस हफ्ते कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स भी हैं जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो जब हम ग्लोबली बात कर रहे हैं और क्योंकि हम न्यूज आपको दे ही रहे हैं, तो सर फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, फुटबॉल देखते हैं आप? फुटबॉल मैं फॉलो तो करता हूँ, थोड़ा कम देखता हूँ, लेकिन यस आई नो। जी, स्पेन जीत गया है, और लायनल मेसी के जो फैंस हैं वो थोड़े निराश हो गए क्योंकि अर्जेंटीना हार गई है फाइनल्स में। बट कोई नहीं, जो गेम है, स्पोर्ट है, वो तो स्पोर्टिंगली ही लिया है, मेसी ने भी लिया है। आंखों में आंसू जरूर नजर आए थे, लेकिन स्पेन जीत चुका है। और इस समय जो फुटबॉल के तरीके से गेम हो रहा है वो बाजार में भी हो रहा है। मैंने फुटबॉल का जिक्र भी इसीलिए किया, क्योंकि कभी कोई स्टॉक आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, कभी बाजार खुद को पीछे खींच रहा है, कभी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बुल्स और बेयर्स में टग ऑफ वॉर चलता दिखाई दे रहा है। बट अभी फिलहाल इस हफ्ते क्या कुछ होने वाला है बाजार में, और कैसा लग रहा है मूड माहौल? देखिए, बाजार की बात करें यहाँ पे अनिमा जी, तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का ओवरऑल व्यू जो मुझे हम्म। अभी नजर आ रहा है वो बहुत ज्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहा है। उसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं, जैसे अभी भी कहीं ना कहीं ग्लोबल अनसर्टेनिटी लगातार बनी हुई है, और हम्म। बाजार बार बार ऊपर के रेट्स को रिजेक्शन दे रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे तो बाजार ने लगातार 2 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक एक अच्छा हाई बनाया, और उसके बाद बाजार ने फिर से एक रिएक्शन लिया हम्म। जिसमें उसने डाउन साइड का फेवर लिया। उससे पहले भी अगर आप बात करेंगे तो मई में, अप्रैल में लगातार वॉर की वजह से प्रॉब्लम रही, विक्स बहुत हम्म। ज्यादा अनसर्टेन रही। तो अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म या वीकली व्यू की बात करेंगे तो मैं बाजार को अभी सेल ऑन राइट जोन में कहीं ना कहीं देख रहा हूं, और ओके। कहीं ना कहीं मुझे अभी बुलिश फॉर्म नजर नहीं आ रही है। तो हम्म। अगर लेवल्स की बात करें तो जब तक 25,000 का लेवल एक कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं होता है कैंडल क्लोजर वनडे के हिसाब से, तब हम्म। तक बुल्स की पकड़ स्ट्रांग बने रहना थोड़ा सा टफ नजर आ रहा है। सर, टफ जरूर नजर आ रहा है, और 25,000 का लेवल आप बता रहे हैं बाजार के लिए, तो बहुत दिल्ली अभी बहुत दूर है वाली बात हो गई। ये तो सपने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 24,200 पे सस्टेन करना भी मुश्किल हो रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि सपोर्ट नहीं तोड़ रहा है इस समय बाजार 24,200 का, पर हमने पिछले हफ्ते जो मार्केट एक्सपर्ट से बात करी, जो बाकी रिपोर्ट्स में पढ़ा, वो ये था कि 24,250 के पार अगर बाजार रहता है तो बाजार के लिए वो एक अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है, लेकिन 25,000 का लेवल बहुत ज्यादा दूर का ख्याल नहीं है। हाँ, मैं बताना चाहूंगा मैंने 25,000 की बात क्यों की। हम्म। अगर आप पास्ट के बाजार के रिएक्शन को देखेंगे, यहाँ पर जी। मैं एक चार्ट शेयर करना चाहूंगा, देन यू विल बी एबल टू सी इट बेटर। हम्म। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा बाजार ने बार बार
इस लेवल को रिजेक्शन की तरीके से लिया है। तो आप देख हम्म। सकते हैं यहाँ पर बाजार ने एक बुलिश जोन लिया और उसके बाद काफी ऊपर तक गया 24,200। उसके बाद बाजार ने फिर इसको रिजेक्शन लिया। फिर हम्म। यहाँ से 23 जून से बाजार फिर इस लेवल पर गया, फिर उसने रिजेक्शन लिया। फिर बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से 25,000 नहीं, 24,500 से फिर से एक रिजेक्शन लिया। और बाजार ने फिर ऊपर जाने की कोशिश की और आज बाजार ने फिर से कहीं ना कहीं बियर्स की पकड़ बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर अब आप बात करेंगे, तो मैं यही चार्ट्स की बात कर रहा था कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24,500 और 25,000, ये दो लेवल्स ऐसे हैं जिसको बाजार बार बार रिएक्शन की तरीके से लेकर के जा रहा है और कहीं ना कहीं इन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर आज की भी बात करेंगे 20 जुलाई की, तो फिर से बाजार ने जब इन लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश की तो बुल्स को बियर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से पटकनी दी है और आज बियर्स की फिर से पकड़ मजबूत है बाजार पे। तो इसलिए मैं ये दो लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 24,500 एंड 25,000। अगर आप लॉन्ग रन में बात करेंगे तो 25,000 का लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है बाजार को नए हाई बनाने के लिए। और अगर आप वीकली ओवरव्यू की बात करेंगे तो 24,500 के लेवल का ब्रेक होना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं बाजार को कहीं ना कहीं या हम्म। तो रेंज बाउंड या नीचे की दिशा में देख रहा हूँ, स्लाइटली नेगेटिव। जी। सर, जब मिडल ईस्ट टेंशन्स थोड़ी ईज हो गई थी, सीज फायर का ऐलान हो गया था, उस समय भी बाजार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ था मॉनसून, क्योंकि हमने हर तरफ से सुना था कि मॉनसून वीक है, एल नीनो इफेक्ट है जिसका बाजार के ऊपर असर पड़ेगा। अब मिडल ईस्ट टेंशन्स वापस से रिवाइव हो चुकी हैं और मॉनसून में एल नीनो इफेक्ट अभी भी जारी है। बाजार के लिए ये बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। यहाँ पे घरेलू फैक्टर में मॉनसून किस तरीके का अभी चुनौती दे रहा है इस समय बाजार? देखिए, अगर मैं बाजार के ओवरव्यू को देखूं तो बाजार पे कभी भी एक सिंगल फैक्टर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, क्योंकि हम्म। बाजार कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल फैक्टर से ड्राइव हो रहा है। तो यहाँ पर केवल मॉनसून के फैक्टर को हम इतना ज्यादा वेटेज नहीं दे सकते। हाँ, उसका वेटेज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोर देन 50 इंडस्ट्रीज इस बाजार को पूरा चला रही हैं। और कहीं ना कहीं अब जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, हम्म। तब से इंटरनेशनल न्यूज भी हमारे बाजार को बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं बाजार उनको रिएक्ट करता है। तो अगर आप मुझसे बात करेंगे एक पर्टिकुलर न्यूज की कि क्या वो बाजार को रिएक्ट कर सकता है, तो मैं उसको लेकर के ज्यादा बायस नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि ओवरऑल लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में कहीं ना कहीं जो छोटी न्यूज़ेस हैं वो शॉर्ट रन में बाजार को इम्पैक्ट करती हैं। तो शॉर्ट रन में ये बाजार को इम्पैक्ट कर सकती है, लॉन्ग रन में इस न्यूज का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ओके। सर, ये बताइए कि पैसा बनेगा कहाँ, इक्विटीज में या फिर कोमोडिटीज में? क्योंकि क्रूड $90 प्रति बैरल के पार चला गया है। कोमोडिटी सेक्टर में भी अगर हम देखें तो इस पूरे सिनारियो के बाद, मिडल ईस्ट टेंशन के बाद और बाकी जितने भी फैक्टर्स इस समय काम कर रहे हैं क्रूड में लगी हुई आग के बाद, सोने चांदी में कभी तेजी दिखाई देती है, कभी नीचे गिरावट दिखाई देने लगती है एकदम से। प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा था पिछली बार जब मिडिल ईस्ट टेंशन शुरू ही हुई थी, तब सोना बहुत तेजी से गिरता दिखाई दिया था, क्योंकि कई लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू की थी, कई निवेशकों ने। इस समय भी सोने चांदी पे प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाजार पे भी इक्वली प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इक्विटीज के साथ जाए या कमोडिटीज पे भरोसा करें, जाए कहाँ? अनिमा जी, ये बहुत ही पल्स ऑफ द पीपल आपने पूछा है कि पैसा बनेगा कहाँ। और मैक्सिमम लोग जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं उनका फोकस यही होगा कि हम सीधा उस मुद्दे पर आए कि पैसा कहाँ बन सकता है, जी। कौन सी जगह ऐसी हो सकती है जो इस समय राइट मोड ऑफ निवेश का सही तरीका हो सकता है। तो देखिए, एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले जैसे आपने चर्चा की गोल्ड और सिल्वर की, तो हम्म। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड ने जनवरी 2026 में एक अपना हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट बनाया था 1.83 के आसपास। अभी 1.45 के आसपास 24 कैरेट का रेट हम देखने के लिए चल हम्म। रहा है। और अगर हम बात करें 3 to 6 मंथ्स की, तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड को लेकर के मैं न्यूट्रल या एक पॉजिटिव आउटलुक रखता हूं, क्योंकि उसका रीजन यह है कि गोल्ड हमेशा एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है, सेफ हेवन माना जाता है। और कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल स्ट्रेस अभी हम्म। कहीं ना कहीं बना हुआ है। और अगर दूसरे फैक्टर्स को आप देखेंगे, जैसे यूएस डॉलर के रेट्स की अगर हम बात करें, और सेंट्रल बैंक अभी भी लगातार गोल्ड को बाइंग कर रहे हैं। और जी। कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो हमारे डेट जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम्म। अगर हमारे डेट नंबर्स लगातार बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उस डेट को पे ऑफ करने के लिए जो उसका बर्डन आने वाला है वो पब्लिक पर आने वाला है। पब्लिक पर आएगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन राइज होगा, और इन्फ्लेशन राइज होगा तो आपको गोल्ड की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी। तो गोल्ड
एक अच्छा बैट हो सकता है अगर हम 2 से 3 इयर्स का फॉर्मेशन लेके चल रहे हैं तो। और अगर शॉर्ट टर्म का भी लेकर के चल रहे हैं तो गोल्ड की स्ट्रक्चरल डिमांड लगातार मार्केट में बनी हुई है। तो जो लोग एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनको ज्यादा ड्रॉडाउन देखने के लिए ना मिले उनके फंड में, तो गोल्ड कहीं ना कहीं एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। क्योंकि अगर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस टोटल लेवल पर कम हो जाती है तो गोल्ड की डाउनसाइड देखने के लिए कम मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी हमें अगले 3 से 4 महीने में दिवाली बाइंग भी देखने के लिए मिलेगी, मैरिज सीजन भी हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। सो मैरिज सीजन विल बी वन ऑफ द फैक्टर, दिवाली बाइंग विल बी वन ऑफ द फैक्टर। और कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल जो गोल्ड का है फंडामेंटली वो स्ट्रांग बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ेंगे, अगर गिरता है तो स्ट्रक्चरल बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, और सेंट्रल बैंक लगातार बाइंग कर रहे हैं और डेट लगातार बढ़ रहा है। तो गोल्ड एक अच्छा बैट हो सकता है शॉर्ट टर्म में, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में भी डाउन साइड बहुत ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रही, तो गोल्ड कैन बी ए गुड बैट। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर ने पिछले समय में एक पेनी स्टॉक की तरह बिहेव किया है और कहीं ना कहीं बहुत तेजी से उसने अप्स एंड डाउन्स का फेयर लिया है। तो मैं मेरा रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं ये रहेगा निवेशकों के लिए कि सिल्वर को एक हाई वॉलेटिलिटी जोन देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन गोल्ड अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा कहीं ना कहीं। तो गोल्ड कैन बी ए गुड वे टू गो फॉर दैट, जब आपने पूछा। सेकंड थिंग इन टर्म्स ऑफ क्रूड, अगर हम कमोडिटीज की नेक्स्ट बात करें, जैसे क्रूड की अगर आप बात करते हैं तो क्रूड अगेन कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल से ही ड्राइव होता है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर ही ड्राइव होता है। तो क्रूड में वॉलेटिलिटी देखने के लिए अच्छी खासी फिर से मिल सकती है। तो क्रूड में अगर आप बात करेंगे कि क्या वो 100 के पार फिर से जा सकता है, क्या वो एक फिर से बड़े लेवल बना सकता है, तो मुझसे अगर आप पूछेंगे तो यस, शॉर्ट टर्म में क्रूड में अगेन फिर से बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है, और कुछ भी बुल रन या बियर रन देखने के लिए नजर नहीं आ रहा है अगर हम टेक्निकल लेवल्स पर भी बात करें तो। क्योंकि क्रूड इस समय अगर बुल रन लेगा तो उसका एक ही रीजन हो सकता है, फिर से जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस का राइज होना। अगर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस राइज होती है तो क्रूड हमें 100 के पार फिर से देखने के लिए मिल सकता है, वरना क्रूड में कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल जोन मुझे देखने के लिए नजर आ रहा है। तो वहां पर आपके पैसे को बहुत ज्यादा अपसाइड देखने के लिए नहीं मिल सकता, हाँ डाउन साइड के रेट में मिल सकता है। अगर जियोपॉलिटिकल बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, एक पीसफुल नेचर देखने के लिए मिलता है, तो क्रूड हमें अगला 10% तक का करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। और अगर हम बात करें मार्केट्स की, इंडेक्सेस की अगर हम बात करें निफ्टी की, तो मैंने जैसे कि अभी शेयर किया कि शॉर्ट रन में निफ्टी में अभी बहुत ज्यादा तेजी देखने के लिए मुझे नजर नहीं आ रही है। जी। सर निफ्टी बैंक के ऊपर चलेंगे और प्राइवेट और पीएसयू दोनों बैंक्स आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा बाद में होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमने देखा था कि अर्निंग सीजन से पहले प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छी तेजी दिखा रहे थे, निफ्टी बैंक को सपोर्ट करते नजर आ रहे थे। लेकिन रिजल्ट सीजन के बाद यहाँ पर पीएसयू बैंक्स भी बहुत तेजी से ऊपर आए हैं। खासतौर से पीएनबी का जो रिजल्ट आया है, मार्केट ने थम्स अप दिया है और उसके बाद पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी तेजी आज 20 जुलाई को देखने को मिल रही है। पीएनबी के बैंक के रिजल्ट्स के बाद की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर अभी बेट लगानी है तो प्राइवेट बैंक्स या पीएसयू बैंक्स, कहां पर बेहतर बेट लगेगी सर? और निफ्टी बैंक के लिए आउटलुक कैसा है? एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप निफ्टी बैंक का चार्ट शेयर करके भी हमें समझा दें कि अभी क्या कुछ चल रहा है निफ्टी बैंक। बिल्कुल। सबसे पहले हम ओवरऑल बैंक इंडाइसिस की बात कर लेते हैं, और बैंक इंडाइसिस को अगर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है तो वो निफ्टी बैंक ही है। तो सबसे जी। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे निफ्टी बैंक की। तो मैं बैंक निफ्टी का एक चार्ट ले लेता हूँ जिससे हम उसको बेटर एक्सप्लेन कर सके। तो हम्म। इसको ये दिखेगा बैंक निफ्टी के, अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो जैसा अभी आपने बात किया, बैंक निफ्टी मेनली जो कंप्राइज होती है वो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, जो मेन बैंक्स हैं उसको लेकर के इंडेक्स हमारा चलता है। और हम्म। पीएसयू बैंक्स की भी इसमें अच्छी खासी साझेदारी देखने के लिए मिलती है। अगर बैंक्स की बात करें तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी देश के लिए जो बैकबोन होता है वो हमेशा बैंकिंग इंडस्ट्री होती है, और हम्म। किसी भी देश की ओवरऑल इकोनॉमिक और जीडीपी ग्रोथ के लिए बैंक्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बैंक्स को नेग्लेक्ट करके, बैंकिंग इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट करके कोई भी मार्केट बुल रन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो जी। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि अगर मार्केट के बुल रन में हम कभी भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हम्म। हम बैंकिंग इंडस्ट्री को
नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो बैंकिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। अब अगर हम बात करें कि बैंकिंग इंडस्ट्री के बुल रन का क्या नजरिया हो सकता है, तो यहाँ पर अगर फिर से आप देखेंगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री लगातार शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो 59,000 के लेवल को हम लेंगे, जबकि अभी 57,700 खड़ा है। तो अगेन आप बोलेंगे कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, 59,000 तो बहुत दूर नजर आ रहा है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ स्लाइटली 3 मंथ से 6 मंथ्स के ओवरव्यू की। हम्म। लेकिन अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म में बात करेंगी तो शॉर्ट टर्म में अगर 58,000 के लेवल को, जो कि इसने एक बार ब्रेक भी किया है, 58,500, तो बैंक निफ्टी यहाँ से बुलिश जोन में नजर आ रहा है, क्योंकि ये इस लेवल को ब्रेक कर चुका है। लेकिन आज कहीं ना कहीं बियर्स ने पकड़ बनाई हुई है अपनी, तो उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन शॉर्ट रन में बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक पेयर ट्रेड टाइप के कंसेप्ट भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे निफ्टी में बियरिश जोन नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी में बुलिश जोन शॉर्ट टर्म में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी में बुल ट्रेड्स बना करके निफ्टी में बियरिश ट्रेड्स बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इंडस्ट्रियल, इसको एक क्रॉस हेजिंग भी बोलते हैं, उसका एक बेनिफिट मिलता है। और बैंक निफ्टी में बुलिश रन और निफ्टी में बेरिश रन नजर आ रहा है, तो हमें वहां पर, अगर ऐसा नहीं भी होता तो हम क्रॉस हेज बहुत खूबसूरती से बने हुए हैं, क्योंकि इंडेक्स का बीटा अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। तो ये एक ट्रेड बनाने का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन, वेल्थ में पार्टिसिपेशन करने का एक यूनिक तरीका हो सकता है। सर बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा काउंटर स्पेसिफिक होते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए हैं, पोस्ट मार्केट नतीजे आए थे, तो इस हफ्ते इन दोनों ही बैंक्स के ऊपर फोकस रहेगा ही, पूरे हफ्ते ही रहने वाला है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो एक बार जल्दी से मैं रिजल्ट भी बता देती हूँ। एचडीएफसी बैंक से शुरुआत कर लेते हैं। बैंक का जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये नतीजे मैं बता रही हूँ यानी सालाना आधार पर, 5% बढ़कर 19,060 करोड़ रुपए रहा है मुनाफा यानी प्रॉफिट। एनआईआई की बात करें अगर तो 7% बढ़कर 33,534 करोड़ पर थी। अदर इनकम की बात की जाए अगर बैंक की, तो 41% घट गई है इसकी अदर इनकम, 12,822 करोड़ रुपए पर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% घटा है, यहाँ पर 28,167 करोड़ रुपए पर रहा। प्रोविजन 17% बढ़ गया है, 3,060 करोड़ रुपए पर है। और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यानी तिमाही आधार पे अगर मैं देखूं तो 1.25% बढ़ा है ग्रॉस एनपीए, जो कि 1.25% पहले था, और 1.17% अब हो गया है। और नेट एनपीए की अगर मैं बात करूं तो ये 0.38% से बढ़कर 0.41% पर हो गया है। मार्जिन 3.38% से घटकर 3.26% हो गया है। तो ये तो फिलहाल नतीजे हैं सर। नतीजे कैसे लगे, सबसे बड़ी बात, बाजार को कैसे लग रहे हैं ये नतीजे, और स्टॉक में क्या हलचल है इस समय? देखिए, नतीजे तो अब बाजार क्योंकि खुल चुका है, तो नतीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि सीधा शेयर के प्राइस को चर्चा की जाए। जी। और आप देख सकते, शेयर के प्राइस की अगर बात करें तो शेयर सीधा 820 के रेट से 780 के रेट पर अराउंड 40 पॉइंट्स, अराउंड 4% नीचे हमें शेयर देखने के लिए मिल रहा है, 4 से 5%। और हम्म। जो हुई जिसका रीजन है, जिससे आज ओवरऑल निफ्टी भी एक बेयरिश प्रेशर में बनी हुई है। हम्म। तो अगर इन नतीजों की बात करें, और एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं सारे बैंक्स में किंग माना जाता है, जैसे हम एचडीएफसी बैंक की बात करें प्राइवेट सेक्टर्स में, और आईसीआईसी बैंक की, एक्सिस बैंक की, और अगर पीएसयू सेक्टर्स में बात करें तो एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, ये कहीं ना कहीं सेक्टर्स को लीड करते हैं। तो हम्म। जो एचडीएफसी बैंक के आज रिजल्ट्स रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पीएनबी बैंक ने एक हाई दिखाने के लिए मिला है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस हैच किया है। तो हम्म। ये एक अच्छा बेनिफिशियल साइन बाजार को देखने के लिए मिला है, वरना बाजार में काफी बेयरिश साउंड आज देखने के लिए मिल सकती थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक ने कवर किया है। अब अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं, अगर आप पास्ट से देखेंगे तो एक प्रेशर में बना हुआ है। और पास्ट से भी अगर आप देखेंगे तो 957, 2026 में अराउंड 1000 तक का इसका रेट रह चुका है, 1000 से 800 के लेवल के आसपास 780 पे चल रहा है। तो अराउंड 20 से 25% तक का एक करेक्शन ले चुका है। हम्म। विच इज ए गुड हेल्दी करेक्शन, ये एक अच्छा खासा करेक्शन में आएगा। हालांकि ये कोई पैनिक बटन प्रेस नहीं है, क्योंकि मार्केट जब इतना हाई बनाता है तो कहीं ना कहीं 10 से 20% का करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन का पार्ट होता है। लेकिन यहां से इन्वेस्टर्स को बहुत कॉशियस रहना होगा, खासतौर से एचडीएफसी बैंक को लेकर के। और अगर एचडीएफसी बैंक में अगले 5% का डाउनफॉल हमें और देखने के लिए मिलता है, मतलब अगर एचडीएफसी बैंक यहां से अराउंड 750 के लेवल को ब्रेक करता है, हम्म। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉशियस साइन हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का एक मेजर फैक्टर
बैंक निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो जी। उससे ओवरऑल बैंक इंडाइसेस पर भी प्रेशर बनेगा और इंटर्न निफ्टी पर भी एक प्रेशर बनेगा। यानी कि एचडीएफसी बैंक को रडार पर रखा जा सकता है, लेकिन सर खरीदारी की सलाह देंगे या नहीं देंगे अभी? देखिए, खरीदारी की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला 750 से नीचे, अगर 750 का लेवल का ब्रेक होता है तो इसमें एक बियर जोन देखने के लिए मिल सकता है। तो हम 750 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर को ले सकते हैं। 780 का भी रेट चल रहा है, अगर 750 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको लेकर के जाते हैं तो हमें इसमें अपर साइड में 825 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सो 820 से 825 के लेवल्स के लिए इन्वेस्टर्स इसको अपने बाई जोन में रख सकते हैं, लेकिन 750 के लेवल्स को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उनको फॉलो करना होगा। ओके। एक और बड़ा बैंक जिसके नतीजे इस समय बाजार में हलचल पैदा कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, निवेशकों के रडार पे रहता बिल्कुल। है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों ही बैंक इस निफ्टी बैंक के लिए एक बड़ा हाथी माना जाते हैं, पूरे बाजार के लिए माने जाते हैं। कुछ भी मूवमेंट होता है उसका असर पूरा बाजार पे पड़ती है। तो आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स में अगर बताऊं, सालाना आधार पे बता रही हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मुनाफा 16% बढ़ा है, 14,804 करोड़ रुपए पर। एनआईआई भी जो है, नेट इंटरेस्ट इनकम, 13% बढ़कर 24,385 करोड़ रुपए पर है। ग्रॉस एनपीए जो है वो घट गया है, 1.40% से घटकर 1.38% पर आ गया है। हालांकि ये जो मैंने आंकड़ा बताया आपको, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का था, तिमाही आधार पर। नेट एनपीए जो है वो भी घट गया है और घटकर माफ कीजिएगा, नेट एनपीए जो है वो बढ़ गया है, 0.33% से बढ़कर 0.35% पे आया तिमाही आधार पर। प्रोविजन घट गया है, 31% घटकर 1,260 करोड़ रुपए पर है। आरओए 2.40% से बढ़कर 2.49% पे, और मार्जिन 4.32% से बढ़कर 4.36% पर आ गया है। बाजार तो कह रहा है कि नतीजे जो हैं वो उम्मीद के मुताबिक आए हैं, बेहतर नतीजे आए हैं। सर, स्टॉक पर जो एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है लगभग 12:30 बजे, वो क्या कह रहा है? इस समय खरीदारी करें और जिनके पास है वो क्या करें? देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स की अगर मैं रीडिंग करूं तो वो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में थोड़े से बेटर हैं कहीं ना हम्म। कहीं। और ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक ने जो रिजल्ट्स डिस्प्ले किए हैं वो एचडीएफसी से अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। हम्म। लेकिन आईसीआईसीआई का बैंक का शेयर उस तरीके से आज अपवर्ड मूवमेंट नहीं ले पाया जिस तरीके से उसको लेना चाहिए था। हम्म। अगर हम बात करें तो उसका रीजन रहा एचडीएफसी बैंक का 5% का करेक्शन, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में अराउंड 5% का करेक्शन देखने के लिए मिला। जैसे कि मैंने बोला कि एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं, जैसे वो बोलते हैं कि फलों का राजा आम होता है, इसी तरीके से बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर बना के रखता है। तो उसको आईसीआईसीआई ने बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट किया। और आईसीआईसीआई के शेयर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें अराउंड आधा परसेंट इस समय ऊपर है, आधा से 1%, विच इज नथिंग। क्योंकि उसने 5% का डाउनफॉल दिया है तो आईसीआईसीआई बैंक उसको अपर साइड नहीं ले जा पाया। तो यहां से आईसीआईसीआई बैंक को जबकि अराउंड 1500 तक के लेवल को टच करना चाहिए था। तो अगर यहां से एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट मिलता है, जैसे मैंने अभी एचडीएफसी बैंक के लेवल्स दिए, तो आईसीआईसीआई बैंक की चाल उससे कहीं ज्यादा और बेटर हो सकती है। तो आईसीआईसीआई बैंक का यस एक बाई जोन देखने के लिए नजर आ रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक को भी जैसे कि मैंने बताया एचडीएफसी के साथ ही रिएक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हमें अराउंड 1420 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको बाई जोन में ले जा सकते हैं विद ए टारगेट रेंज ऑफ 1500। सो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अराउंड 1452 विद ए टारगेट ऑफ 1500 एंड विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 1420। दिस कैन बी ऑन रडार फॉर द इन्वेस्टर्स। ओके। सर, पीएसयू बैंक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने जिक्र किया था कि पीएनबी के जो नतीजे आए हैं उन्होंने पीएसयू बैंक्स को अच्छा इस समय मोमेंटम बना करके दिया है। तो पीएसयू बैंक्स पे दांव लगाया जा सकता है क्या? पीएसयू बैंक्स की देखिए अगर मैं बात करूं तो मैंने हमेशा बोला है कि पीएसयू बैंक्स हमेशा एक सेफ बेट में कहीं ना कहीं आते हैं। लेकिन अगर आप बैंक्स की रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक्स गिव्स यू द अपर एंड एज कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में हमें कहीं ना कहीं एनपीएस के इशू बहुत ज्यादा देखने के मिलते हैं और पास्ट की
जो पीएसयू बैंक की हिस्ट्री रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है, इन टर्म्स ऑफ हम्म। रिजल्ट, इन टर्म्स ऑफ बुक्स, इन टर्म्स ऑफ एनपीएस। तो कहीं ना कहीं पीएसयू से इन्वेस्टर्स का भरोसा पर फर्क पड़ा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का भरोसा हिला है। हालांकि अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो एसबीआई और पीएनबी की होती है। अगर हम पीएनबी की बात करें तो पीएनबी ने पिछले कुछ समय में अपने आप को काफी हद तक संभाला है, और एक समय तो पीएनबी ऑलमोस्ट फ्लोर प्राइस तक पहुंच गया था, उसके बाद उसने अपने आप को काफी हद तक मेंटेन किया है। बट स्टिल इफ यू विल आस्क मी वन बैट बिटवीन पीएसयूज एंड प्राइवेट, देन माय वोट विल गो फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, यानी बेटर बेट्स लगती दिख रही हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इस समय। सर उसके अलावा ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको अभी रडार पर रखने की जरूरत है? हालांकि हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखती हूँ। समय थोड़ा कम है, लेकिन इन सारे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन जरूरी है क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है वो जानना चाहते हैं। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करेंगे सर, और अगर पॉसिबल हो तो आप प्लीज चार्ट्स भी शेयर करें। जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या कुछ करना चाहिए और नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या हो सकता है, हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं। बिल्कुल। सो अगर जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे ये जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट हमारे सामने है जो अपना वो लगा हुआ है। हम्म। जेएसडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली पिछले समय में जेएसडब्ल्यू स्टील इंडस्ट्री देखिए ओवरऑल जो भी रही है उसने अच्छे से परफॉर्म किया है, चाहे वो स्टील की कोई से भी शेयर्स क्यों ना हो। अगर हम स्टील की अभी बात करें तो स्टील का ओवरऑल फ्यूचर बहुत ब्राइट है। स्टील में मैं किसी पर्टिकुलर शेयर्स की मैं अभी जाऊंगा, चाहे वो स्टील में कोई सी भी इंडस्ट्री के कोई से भी शेयर्स हो। स्टील का शेयर इंडिया में बहुत ही ज्यादा ब्राइटर फ्यूचर रखता है, क्योंकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे लगातार नए नए हाईवेज, नए नए ब्रिजेज, फ्लाईओवर्स हमें देखने के लिए, कंस्ट्रक्शन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो स्टील का कहीं ना कहीं फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट है। तो अगर आप बात करेंगे लॉन्गर रन में, तो लॉन्गर रन में तो कोई स्ट्रेस लेवल का है ही नहीं कि हमें किसी तरीके का स्ट्रेस रखने की जरूरत है। हाँ, हम्म। अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो शॉर्ट टर्म में अगर मैं स्टील की बात करूं तो इस समय जेएसडब्ल्यू स्टील का रेट चल रहा है 1260, और ये शॉर्ट टर्म में हमें अप्रोक्स इसका एक जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से 3% के साथ, तो अराउंड 3640 पॉइंट नीचे। सो वन 1220 के स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर में एक बाई जोन बनने के लिए नजर आ रहा है। और अगर टारगेट की बात करें तो 1325 तक के लेवल्स, 1325 1330 तक के लेवल्स इसमें हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। दैट इज द जेएसडब्ल्यू स्टील। ओके सर, अगला स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है पेटीएम। पेटीएम में अभी क्या कुछ करना चाहिए? पेटीएम के लिए जो सवाल आया है वो बेसिकली ये कि क्या नई खरीदारी हम कर सकते हैं पेटीएम में? स्टॉक कैसा लग रहा है बेसिकली पेटीएम का सर? देखिए, पेटीएम की अगर मैं बात करूं तो जब हम किसी भी शेयर में करते हैं तो दो तरीके के हमारे पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। अभी जो मैंने आपको आंसर दिया एज ए स्टील स्टील इंडस्ट्री एज ए होल, वो मैंने बात की फंडामेंटल, और हम्म। सेकंड मैंने बात की टेक्निकल की जेएसडब्ल्यू स्टील के टेक्निकल लेवल्स क्या बनते हैं। जब हम बात करें पेटीएम की तो पेटीएम में मुझे कहीं भी फंडामेंटली स्ट्रांगनेस नजर नहीं आती है। जिस तरीके से पेटीएम ने अपने आप को पास्ट में मेंटेन किया था उस तरीके से जब से शेयर की लिस्टिंग हुई है इसमें उस तरीके की इस कंपनी में मुझे स्ट्रांगनेस या कुछ भी बहुत ज्यादा लॉन्गर रन के लिए अभी नजर नहीं आ रहा है। और जो इसके ओनर्स हैं उनका भी व्यू अभी बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक क्लियरेंस नहीं रख पा रहा है। तो अगर आप मुझसे बात करेंगे फंडामेंटली तो आई विल से कि अभी इस पर कमेंट कर पाना बहुत टफ है कि इसके लॉन्गर रन या फ्यूचर में हम क्या देख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो लॉन्गर रन में तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसकी खरीदारी के लिए मना ही करूंगा, क्योंकि लॉन्गर रन में अभी मुझे फंडामेंटली स्ट्रांगनेस नजर नहीं आ रही है। हम्म। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अ, इस शेयर में हमें 4 से 5% का एक अपवर्ड मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इसने पिछले 7-8 दिन में एक अच्छा बुल जोन भी पकड़ा है। सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ से पिछले 7-8 दिन और यहाँ से पिछले फ्रॉम मार्च मार्च ऑनवर्ड्स ये शेयर लगातार बुल जोन में बना हुआ है, और एक समय 1000 के लेवल से अराउंड
1350 अराउंड 30 से 35% का इसने बुलिशनेस दिखाया पिछले 5-6 महीने में। तो ये बुलिशनेस अगर कंटिन्यू भी रहती है तो अगले हमें 5-6% और देखने के लिए मिल सकते हैं। तो लेवल्स की बात करें तो इस समय 1350 का प्राइस है, इसको हम 1450 के टारगेट के साथ होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1300। स्टॉप लॉस को इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा क्योंकि इसमें फंडामेंटली मेरे को बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा। जी। एक आखिरी स्टॉक सर हमारे व्यूअर्स की तरफ से आया, वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में जो व्यूअर ने पूछा है हमारे, वो है कि 9 रुपए की बाइंग थी उनके पास, और अभी फिलहाल स्टॉक की अगर हम बात करें तो 13 रुपए के आसपास चल रहा है। हालांकि 14 रुपए का जो उसका टारगेट था, जो बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने दिया था, वहां तक भी पहुंच गया स्टॉक। एजीआर की दिक्कतें खत्म होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली हमने देखी, लेकिन क्या रैली सस्टेनेबल है? खरीदारी और की जा सकती है या नहीं? 9 रुपए के लेवल पे ऑलरेडी इनके पास कुछ स्टॉक्स हैं, ऐसा व्यूअर पूछ रहे हैं। देखिए, अगर वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो फिर से इसका मेरा व्यू सेम होगा जो कि पेटीएम को लेकर के है। कंपनी का कोई भी फंडामेंटली स्ट्रांगनेस नहीं है। और हम्म। अगर हमारे व्यूअर जिनका भी ये क्वेश्चन है उन्होंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए झोली में रख रखा है, तो ये वो शेयर नहीं है जिसको लॉन्ग टर्म विजन के साथ रखा जाए। तो यानी यस, अभी जो ये वो स्टॉक्स उनके पास है उसको सेल करने की सलाह देंगे आप? बिल्कुल इस समय मेरे हिसाब से उनको इसको एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर नहीं है। मैं शेयर को हमेशा दो तरीके से देखता हूँ, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। हम्म। अगर फंडामेंटली इंडस्ट्री स्ट्रांग है और वो पर्टिकुलर शेयर स्ट्रांग है तो एक बार को हम होल्ड करने की सलाह या सोच भी सकते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो इट्स ए वेरी हार्ड अर्न मनी। और हर किसी इन्वेस्टर, हर किसी निवेशक का पहला टारगेट ये होना चाहिए कि वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट की प्रोटेक्शन कर सके। हार्ड अर्न मनी को सेव करना ज्यादा जरूरी है रादर देन उस पर कमाने के मौके ढूंढना। तो मेरा पहला वोट यही होगा कि इस समय उनको एग्जिट ले लेना चाहिए क्योंकि आइडियाज को लेकर के अभी फंडामेंटली कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। जी। सर थैंक यू सो मच, बहुत सारे स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए, समय थोड़ा कम है। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक बार फिर से हम ये सेशन रख सकें ताकि हमारे व्यूअर्स को और स्टॉक्स और इंडेक्सेस के बारे में जानकारी, बाजार के बारे में बेहतर जानकारी मिले। हम अपने स्पेशल शो पे कोशिश करेंगे कि आपके साथ दोबारा जुड़ सके, पर आज के लिए जो कुछ भी आपने स्टॉक्स और बाजार के बारे में बताया है, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए काफी यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अन्निमा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।